मैं तो इस्लाह करना चाहता हूँ जहां तक भी मेरा बस चले, और ये जो कुछ मैं करना चाहता हूँ उसका सारा इन्हिसार अल्लाह की तौफीक पर है। उसी पर मैंने भरोसा किया और हर मामले में उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। चलिए नाज़रीन, अब थोड़ा सा हम जो है ना उर्दुगान के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों का ये राय है और ओपिनियन है कि उर्दुगान जो है ये मर्द मुजाहिद है, और फिर एक ऐसा मर्द मुजाहिद है कि डंके की चोट पर बोलता है और इसका मुकाबला ना तो कोई अरब का हाकिम कर सकता है और ना ही कोई मुस्लिम लीडर कर सकता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि तुर्की एक वाहिद पहला मुसलमान मुल्क है जिसने इसराइल को एज ए कंट्री रिकग्नाइज किया। आपको जानकर ताजुब होगा कि उर्दुगान वो शख्स है जिसने जून 2016 में इस्राएली एम्बेसी को इस्तांबुल के अंदर रीओपन किया। तुर्की एयरलाइंस हर दिन हजारों इसराइलियों को इजराइल ले जाता है और इजराइल से तुर्की लेके आता है। आपको जानकर ताजुब होगा कि हाल ही में उर्दुगान ने इसराइल को मेडिकल इमदाद भेजी। अब इस उर्दुगान के जो चाहने वाले हैं उनका ये हीला और बहाना है कि भाई वो हम इंसानियत के नाते इसराइल की मदद कर रहे हैं ताकि उनका दिल पिघले। अब सोचने की बात यह है कि अगर उर्दुगान के बदले कोई अरब हाकिम होता, इमरात का या सऊदी अरब का या बहरीन का या मिस्र का, तो जाहिर सी बात है कि ये जो उर्दुगान के चाहने वाले हैं जिनको हम उर्दुगान भक्त कहते हैं, तो इनका ये रवैया होता है कि वो बवाल मचा देंगे कि भाई ये तो यहूदियों के एजेंडे, अमेरिका के एजेंडे, ये है वो है। मगर वही काम जब उर्दुगान ने किया, इसराइल को मेडिकल इमदाद उसने भेजी, तो फिर इनका हीला बहाना यहां पर यह है कि ये इंसानियत के नाते किया जा रहा है और इसमें कोई दूसरी चीज नहीं है। मगर यहां पर हकीकत यह है कि उर्दुगान इसराइल के साथ अच्छे खासे ताल्लुकात रखता है और 2005 में उर्दुगान अपनी बीवी के साथ इसराइल गया और इसराइल का जो फाउंडर है थियोडोर हेrzl, इसकी खबर पर उसने फूल चढ़ाए, उसके सामने उसने घुटने टेके। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता है तो ये वीडियो मुलाहिजा करिए। और यही वजह है कि तुर्की और इसराइल के जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स होते हैं। इसराइल के जो बूट्स हैं वो तुर्की में ही बनते हैं और इसराइल के जो यूनिफॉर्म्स हैं तुर्की में भी सिलते हैं। और जो वेस्ट बैंक जो फ़लस्तीन का एक हिस्सा है जहां पर इसराइल बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है, इस दीवार का जो सीमेंट है सस्ते दाम में तुर्की ही इसराइल को बेचता है। यही नहीं मेरे भाइयों, 2003 में जब अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया तो उर्दुगान के साथ उन्होंने डील की। 1 मार्च 2003 को ये डील हुई जिसमें यूएस ने उर्दुगान को $6 बिलियन दिए और उसके साथ साथ $2 बिलियन का मिलिट्री एड दिया गया। $24 बिलियन का एड कम इंटरेस्ट रेट पर उर्दुगान को दिया गया और कॉलिन पावेल ने उसी वक्त 2 बिलियन और 8 बिलियन इमीडिएटली उर्दुगान को दिए ताकि तुर्की का बेस अमेरिका को दिया जाए ताकि वो लोग इराक पर हमला कर सकें। अब लोगों का ये भी कहना होता है कि भाई उर्दुगान ने कई मिलियन सीरियंस को पनाह दी। मैं आपको ये बात बता दूं मेरे भाइयों कि उर्दुगान ने यूएन के साथ डील की कि 2016 तक जितने रेफ्यूजीज आएंगे, यानी हर कंट्री को रेफ्यूजी स्टेटस होता है और यूएन के साथ उनकी डील होती है कि तुम इतने मिलियन रेफ्यूजीज को लोगे, अगर तुम इतने मिलियन रेफ्यूजीज को लोगे तो हम इसके बदले में तुमको इतने बिलियन डॉलर जो है इमदाद और फाइनेंशियल एड तुमको देंगे। तो उर्दुगान ने यूएन के साथ ये डील की कि हम 2016 तक इतने मिलियन सीरियन रेफ्यूजीज को लेंगे, इसके बदले में तुम हमको
हमको इतने बिलियंस ऑफ डॉलर दोगे। जब ये इमदाद ख़त्म हो गई और फिर जितने रेफ्यूजीज़ को लेना था उससे कई ज़्यादा रेफ्यूजीज़ तुर्की के अंदर आना शुरू हो गए, तो इसी मर्द मुजाहिद ने ग्रीक का बॉर्डर खोल दिया और फिर तमाम सीरियन रेफ्यूजीज़ को कह दिया कि भाई तुम लोग ग्रीक में चले जाओ, क्योंकि जो इमदाद यूएन दे रहा था वो इमदाद बंद हो गई और फिर ज़्यादा लोग भी आ गए। तो उर्दुगान ने दरवाज़ा खोल दिया कि भाई अब तुर्की से निकलो और ग्रीक चले जाओ, यानी यूनान चले जाओ। तुर्की $4 बिलियन हर साल लीगल प्रोस्टिट्यूशन से कमाता है। वहाँ पर शराब हलाल है, प्रोस्टिट्यूशन जायज़ है, होमोसेक्सुअलिटी और हमजिन्स परस्ती लीगल है। अब आप मुझे बताइए कि ये कौन सी खिलाफत वापस आने वाली है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई अभी उर्दुगान धीरे धीरे करके जो है ये इस्लामिक बना रहा है। मैं आपको बताऊं, उर्दुगान पॉलिटिक्स में तकरीबन 2002 से है। अभी अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया कि 2003 में उर्दुगान ने यूएस मिलिट्री को हेल्प की इराक पर हमला करने के लिए, और ये एक ऐसा वक्त था जब उर्दुगान का एक भी अपोजिशन नहीं था। तो उर्दुगान अभी अभी पॉलिटिक्स में नहीं आया है, बल्कि वो 17-18 साल से 20 साल से पॉलिटिक्स में है। तो अब ये कौन सा धीरे धीरे की आप बात कर रहे हैं बताइए। तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत यह है मेरे भाइयों कि इस तरह के खिलाफत के नारों से और इस तरह के सियासी गिमिक्स, पॉलिटिकल गिमिक्स का आप शिकार मत बनिए। हक़ाइक़ पढ़िए, फैक्ट्स पढ़िए। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आता है तो जाकर आप खुद ये चीज़ें मुलाहिज़ा करिए, पढ़िए, समझिए। आपको खुद पता चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है और आपको खुद पता चलेगा कि किस तरह आपको उल्लू और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और किस तरह से खिलाफत के नाम पर और फिर इस्लामी हुकूमत के नाम पर या हुकूमत इलाहिया के नाम पर, हुकूमत नाफिज करने के नाम पर, अल्लाह का निज़ाम अल्लाह की ज़मीन पर नाफिज करने के नाम पर किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है।